So, hello everyone, welcome to current batch for board 2025. In this lecture, we are going to do chapter number 2 of your class 12th political science, जिसका नाम कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर होने वाला है। इसमें हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि पिछले 2 साल में आपके बोर्ड्स और CUET में पूछे जा चुके हैं। उन दोनों बोर्ड्स के और दोनों CUET के पेपर्स के क्वेश्चन मैंने इस प्रैक्टिस में इंक्लूड किए हैं। तो प्लीज़ आप चैनल को वीडियो को पूरा देखेंगे, और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपको बोर्ड्स में 90+ स्कोर करने से और अपने CUET एग्ज़ाम में कोई अच्छा कॉलेज पाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपने ये क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, अच्छा स्कोर कर पा रहे हो तो ठीक है। तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके लिए, जो भी आने वाली वैकेंसीज़ होंगी, आप 12th में आ चुके हो तो 12th के बाद आपको बहुत सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की वैकेंसीज का भी पता करना है, कौन सा एग्ज़ाम देना है आपको, कब देना है। तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी आपके लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम आपके लिए है 12th पास की, उसकी अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते रहेंगे। जब भी उसकी वैकेंसी, कोई भी वैकेंसी आएगी तो उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जाके वो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। और धीरे धीरे आप उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग है, और ये PYQ से लिया गया है क्वेश्चन। आपको पीछे का कटआउट देख के पता चल रहा है ये PYQ से लिया गया है, और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे है जो PYQ से लिए गए हैं। आपके NCERT एग्जाम्पलर से लिए गए हैं, NCERT बुक से लिए गए हैं, CUET के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये पूरा कम्बाइनेशन है। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो आपको ये पक्का हो जाएगा, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि आप आने वाले एग्ज़ाम में फोड़ सकते हो। तो पहला एग्जाम क्वेश्चन आपका है, 2 लिस्ट दी हुए हैं। पहला लिस्ट वन दिया हुआ है और लिस्ट 2 दिया हुआ है। तो इसमें से आपको मैच द फॉलोइंग है, मैच करना है, करेक्ट पेयर मैच करना है। पहला, यूरोपियन करेंसी कौन सी होती है? यूरोपियन करेंसी होती है यूरो, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का जो करेंसी है वो कौन सा है? यूरो, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाइना ने बनाया था, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन चाइना ने बनाया था। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई भी ट्रेड वो टैक्सेस नहीं लगते। अगर आपको कुछ भी ओपन करना है तो अगर उस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप ओपन करते हो, कोई भी इंडस्ट्री ओपन करते हो, तो आपके ऊपर टैक्सेस नहीं लगेंगे, गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं लगी। तो ये पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था? चाइना ने इंट्रोड्यूस किया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अ परमानेंट मेंबर कंट्री ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल तो है आपका वो फ्रांस। 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी? अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो हर 2 साल में नए होते हैं, ठीक है। और चौथा कौन सा है? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है इसमें? आसियान है। आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपने सबको मैच कर लिया, और अब आप आंसर देखो अपना, ठीक है। यूरोपियन करेंसी कौन सी है इसमें? यूरो, यानी 1 का 3 किस में दिया हुआ है? इसमें 2 में दिया हुआ है, ऑप्शन A और B में, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपको क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 पे आना पड़ेगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कौन सा है? चाइना का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th होना चाहिए। देखो इसमें है, यहाँ इसमें है, ठीक है। तो ऑप्शन A आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूछ रहा है, आसियान वे इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज़। जो आसियान वे है एक तरीका है आसियान देशों का, यानी आसियान एक जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टोटल 10 देश हैं। उसमें से 5 उसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं और 5 अलग से ऐड किए गए हैं उसमें। तो आसियान जो देश हैं उनके जो इंटरेक्शन का तरीका होता है ना, उसी को हम आसियान वे बोलते हैं। तो आसियान वे एक इंटरेक्शन है जो कोऑपरेटिव होता है, ठीक है। सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, साथ देते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं आपका। ये सारे आपके PYQs हैं। तो अगर आप PYQ लगा ले रहे हो इसमें, इट मीन्स आप अच्छे लाइन पे हो और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ फाउंडर मेंबर ऑफ आसियान? फाउंडर मेंबर यानी मैंने बताया कि जैसा 5 फाउंडिंग मेंबर थे और 5 जो अलग से ऐड हुए हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें से आपको 5 फाउंडिंग मेंबर जो थे उसमें से एक इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें से एक कोई बाहर का है तो उसको आपको टिक करना है, नॉट अ फाउंडिंग मेंबर। आप वर्ड्स पे जाना, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट लिखा है तो नॉट हाईलाइट भी किया हुआ है। तो वर्ड आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट भी करो, ठीक है। तो सिंगापुर वो तो फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान, थाईलैंड भी था, इंडोनेशिया भी था, म्यांमार नहीं था। 3 हो गए। इसमें से कौन कौन से थे? इंडोनेशिया है,
इंडोनेशिया था, ठीक है। वेट, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। इंडोनेशिया है और मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स हो गए। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? EST इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1967 में हुआ था। किसके थ्रू? बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक, वेट स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे, BANKOK, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1967 में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट इंक्लूड इन साउथ एशिया, ठीक है। साउथ एशिया में इसमें से कौन सी कंट्रीज नहीं आती हैं, ठीक है। ये सर दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन है, इसके बाद वाला जो कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया है उसका क्वेश्चन है, तो ये सॉल्व करो आप। साउथ एशिया में इसमें से कौन सी कंट्रीज नहीं आती हैं? पहला ऑप्शन भूटान, बांग्लादेश, बिल्कुल आती है। ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी चाइना, मालदीव, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज जो हैं साउथ एशियन कंट्रीज हैं। सिर्फ एक कंट्री नहीं है जो है चाइना। चाइना ईस्ट एशिया का पार्ट है, नॉट साउथ एशिया का, ठीक है। चाइना जो है ईस्ट एशिया का पार्ट है, साउथ एशिया का नहीं। साउथ एशिया में 7 देश आती हैं, 7 देश आते हैं। बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाक, नेपाल। ये आपके 7 कंट्रीज हैं जो साउथ एशिया में आते हैं। अफगानिस्तान को भी हम कंसिडर करते हैं और म्यांमार को भी, लेकिन वो आपके बुक में नहीं है, तो सिर्फ ये 7 ही आपको याद करने हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मार्शल प्लान। मार्शल प्लान क्या था कि जब 1945 में वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था, तो पूरे यूरोप की जो इकॉनमी थी, क्योंकि सारे यूरोपियन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था वर्ल्ड वॉर 2 में, तो वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट करने की वजह से उनकी जो पूरी इकॉनमी थी ना, वो ख़त्म हो चुकी थी, मतलब बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। तो अमेरिका ने अंडर मार्शल प्लान उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की, ठीक है। फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की थी मार्शल प्लान के अंडर, कि उनकी इकॉनमी रिवाइव कर जाए। इसी के अंडर नाटो का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, नाटो का, ठीक है। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये कब हुआ था? मार्शल प्लान 1945 में, 1945 में, ठीक है। अब देखो, इसमें से ट्रू स्टेटमेंट बताना है मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग। यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वॉज एडेड बाई कोल्ड वॉर। जो 1945 के बाद जो यूरोपियन यूनियन का इंटीग्रेशन हो रहा था, उस टाइम पे कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, बिल्कुल सही बात है। हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर 1945 से 1992, जब तक USSR डिसइंटीग्रेट नहीं होता तब तक चलता है, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं हम। अमेरिका ने एक्सटेंड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोपियन इकोनॉमी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मार्शल प्लान में मैंने बताया कि अमेरिका ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की थी यूरोपियन कंट्रीज़ को, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर पाएँ, ठीक है। ऑप्शन सी आप देखो, OEEC वॉज इस्टेब्लिश इन 1948 टू एड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री। अब OEEC का क्या था? इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, URPORATION, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है ये। अब ये बनाया गया था 1948 में, ताकि जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको मींस एक साथ उनको ये चांस दिया जाए कि वो अपनी इकोनॉमी डेवलप कर पाएँ, एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ, ठीक है। तो मार्शल प्लान के अंडर ये सारी चीज़ें हुई थी, इसलिए ये जो सारे ऑप्शन हैं, ये जो वेट इट इज़ क्यों नहीं हो रहा, हाँ सॉरी, जो ये सारे ऑप्शन हैं ये करेक्ट हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्शल प्लान के अंडर ये सब कुछ हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। यूरोपियन यूनियन वॉज फॉर्म्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। यूरोपियन यूनियन किसके एक्शन के बाद फॉर्म हुआ था? तो यूरोपियन यूनियन 1992 में फॉर्म हुआ था, किसके बाद? जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन 1992 में फॉर्म हुआ था डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएसएसआर के। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है इन सबको, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है, कि सबसे पहले कौन सा हुआ वो सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद, ठीक है, ऐसे लगाना है, ठीक है। देखो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ OEEC यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ EEC यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, EUROPEAN यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सॉरी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी है, कम्युनिटी। ये कब हुई थी? ये 1957 बनी थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन, जैसा कि मैंने बताया, ये 1992 में हुआ था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद। और एंड ऑफ कोल्ड वॉर ये कब हुआ था? 1945 में। तो सबसे पहले इसमें कौन सा हुआ था? डी, यानी 1945 में सबसे पहला यही है, तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन डी सबसे पहले इसी में है, तो यही एक ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप सीक्वेंस लगाते जाना, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर सॉरी पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, फिर उसके बाद OEEC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, फिर EEC का हुआ, फिर EU का हुआ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। 8 का है कंसिडर द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग आसियान वे, ठीक है। आसियान के जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको इसमें से ट्रू स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। आसियान वॉज इस्टेब्लिश इन 1967, हाँ बिल्कुल, मैंने बताया कि 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था। ऑप्शन बी आप देखो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड आर फाउंडिंग मेंबर्स, 5 फाउंडिंग मेंबर्स, बिल्कुल सही बात है। इस्टेब्लिश्ड आफ्टर साइनिंग द सिंगापुर डिक्लेरेशन, ये गलत है, क्यों? क्योंकि सिंगापुर डिक्लेरेशन के नहीं, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वॉज टू एक्सलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल इसका यही था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सलरेट किया जाए इस रीजन में, ठीक है। तो आपको ऑप्शन A, B एंड D सही है, तो A, B और D देखो, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर पूछ रहा है कि हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन आसियान, आसियान में इस टाइम पे कितनी कंट्रीज़ हैं? तो आसियान में इस टाइम पे 10 कंट्रीज़ है, क्यों? मैंने बताया कि 5 फाउंडिंग मेंबर थे और 5 इस टाइम पे ऐड किए गए हैं उसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछ रहा है आपको जो इंडो आसियान FTA है वो कब साइन किया गया था, यानी इंडो आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि मान लो हम कोई सामान आसियान देशों को बेच रहे हैं तो उस पर वो कोई टैक्स नहीं लेंगे, और अगर आसियान देश हमको कोई सामान बेच रहे हैं तो हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। इसलिए इसके थ्रू क्या होता है कि दोनों कंट्रीज़ का बिजनेस बढ़ता रहता है और सरप्लस रहता है, ठीक है। सरप्लस का मतलब एक दूसरे से ज़्यादा इनकम वो जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो इंडो आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये कब उसमें आया था, एग्जिस्ट में, इफेक्ट में आया था? ये आया था 2009 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं हम। इसमें है आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1949 चाइना इस्टेब्लिश देयर इकॉनमी ऑन। 1949 में जब चाइना को इंडिपेंडेंस मिली तो उसने अपनी इकॉनमी किस मॉडल पे बेस रखी थी, किस मॉडल को अपनाया था उसने? कैपिटलिस्ट मॉडल, सोशलिस्ट मॉडल, दोनों, और नन ऑफ देम, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो 1949 के टाइम पे सोवियत मॉडल को अपनाया था चाइना ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका कि चाइना इंट्रोड्यूस ओपन डोर पॉलिसी इन। चाइना ने अपना ओपन डोर पॉलिसी कब इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो चाइना ने अपना ओपन डोर पॉलिसी 1978 में इंट्रोड्यूस किया था। किसने और किसके किसके उस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट थे यहाँ के चाइना के? वो थे डेंग जियाओपिंग, ठीक है। 1978 में चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। देखो, अब हु प्रपोज फॉर मॉडर्नाइजेशन इन चाइना। फॉर मॉडर्नाइजेशन इन चाइना को किसने इंट्रोड्यूस किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था जाओ इनलाइन ने, ठीक है। अब मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, बट अब ये ऐसे नाम है कि मैं ज़्यादा ठीक से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा सकता, इनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी।
तो ज़ोउ इनलाई ने इसको इंट्रोड्यूस किया था फोर मॉडर्नाइजेशन में। और इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1973 में। फोर मॉडर्नाइजेशन का क्या मतलब था? फोर मॉडर्नाइजेशन का मतलब था कि जैसा हमने देखा कि जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो शॉक थेरेपी के थ्रू उसका पूरा इकोनॉमी जो था उसको एक शिफ्ट कर दिया गया, जो सोशलिस्ट थी उसको कैपिटलिस्ट बना दिया गया। तो इसके थ्रू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आई थी, उसकी जो इकोनॉमी थी वो एकदम ख़राब हो गई थी, उसका जो रूबल करेंसी है वो डाउन चला गया था। तो रशियन जो चाइना था उसने ये सब देखा था, तो चाइना ने एक साथ सब कुछ, एक साथ शॉक थेरेपी के जैसे एक साथ सब कुछ सही करने की कोशिश नहीं की। इसने धीरे धीरे मतलब स्टेप वाइज अपने इकोनॉमी को ओपन किया। तो सबसे पहले जो इनलाई ने 1973 में 4 मॉडर्नाइजेशन यानी 4 चीज़ों को ओपन करने का फैसला लिए। और ये 4 चीज़ें थी एग्रीकल्चर, ठीक है, 4 चीज़ें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, साइंस एंड टेक, वेट, साइंस एंड टेक एंड मिलिट्री, ठीक है। ये 4 चीज़ों को फोर मॉडर्नाइजेशन के अंदर, मतलब फोर मॉडर्नाइजेशन के अंदर ज़ोउ इनलाई ने 1973 में ओपन किया था, ठीक है। देखो अब इसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसे मैंने बताया कि सीक्वेंस वाइज यानी टाइम वाइज कौन सा पहले हुआ था उसके बाद ऐसे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं चाइना एसेशन टू WTO, ठीक है। तो इसमें कब आया था? चाइना ने WTO का पार्ट यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट चाइना कब बना था? तो ये बना था 2001 में, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ EEC यानी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कब हुई थी? ये 1957 में हुआ था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ EU यानी यूरोपियन यूनियन कब बना था? ये मैंने बताया कि 1992 में जब USSR डिसइंटीग्रेट हुआ तब बना, ठीक है। बर्थ ऑफ ARF यानी आसियान रीजनल फोरम, इसका बर्थ हुआ था 1994 में इसका बर्थ हुआ था, 1994 में बना था। और ARF का मतलब क्या था? ARF का मतलब था ये आसियान नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन था। आसियान जो नेशन है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें वो कोऑर्डिनेट करते थे, कोऑर्डिनेट इन सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में इसमें वो सारे देश कोऑर्डिनेट करते थे आसियान रीजनल फोरम में, ठीक है। तो आप इसको सीक्वेंस में लगा लो। सबसे पहले कौन सा हुआ था? 1957 में 1, ठीक है, फिर 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आते हैं। 15 में आसियान वे, द आसियान वे क्या है? आसियान वे जो है, आसियान वे एक जो तरीका होता है, आसियान वे एक तरीका है जो हमारे आसियान नेशन है उनको इंटरेक्शन करने का और उनका जो कोऑपरेट करने का एक तरीका है, ठीक है। इसमें क्या होती है? आसियान में जितने भी सारे देश हैं वो एक दूसरे के सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अ फोरम ऑफ इंटरेक्शन अमंग आसियान मेंबर्स दैट इज़ इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव, ठीक है। इसमें और कोई ऑप्शन सही नहीं लग रहा मेरे को, सिर्फ यही ऑप्शन एक करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ट्रेड बैरियर वॉज एलिमिनेटेड ओनली फॉर, जो ट्रेड बैरियर होते हैं मैंने बताया अभी पहले क्वेश्चन में ही कि जो चाइना था ना उसने फ्री ट्रेड एरिया बनाया था, ठीक है। फ्री ट्रेड अपने पूरे कंट्रीज़ में कई एरिया फ्री ट्रेड एरिया बनाया था ताकि अगर कोई बाहर की कंट्री अगर उसमें उस एरिया में आके इन्वेस्ट करती है तो उसको कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रेड बैरियर को किस एरिया से एलिमिनेट किया गया था और इस एरिया का नाम पूछा गया कि ये एरिया को क्या कहते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक सर्विस, स्पेशल इकोनॉमिक फोरम, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या स्पेशल इकोनॉमिक एरिया, ठीक है। तो इस एरिया को हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, ठीक है। ये इसको चाइना ने इंट्रोड्यूस किया था, चाइना ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि आफ्टर द डेथ ऑफ विच लीडर चाइना पॉलिसी बिकेम लेस आइडियोलॉजिक, ठीक है। देखो चाइना की जो पॉलिसी थी ना पहले, ठीक है, चाइना की जो तो पॉलिसी थी वो बहुत ही ज़्यादा आइडियोलॉजिक थी, यानी माओविस्ट लोग थे वो, जैसा मैंने बताया कि सोवियत सिस्टम पे बेस्ड थी उनकी इकॉनमी। तो
आपका जो 1949 में इनको आज़ादी मिली थी, उस टाइम पे पूरे कंट्री को लीड करे थे माओ जेडोंग, ठीक है। तो इनके डेथ के बाद, इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी 1976 में, ठीक है। डेथ माओ की जब डेथ हो गई तो जो अगले लीडर है ना, वो इतनी ज़्यादा आइडियोलॉजी पे बेस्ड नहीं थे, वो प्रोग्रेसिव थे, यानी कंट्री को आगे बढ़ाना चाहते थे, ना कि कोई एक आइडिया लेकर उसको बैठ के चिपका के अपना कंट्री का सत्यानाश करने वाले थे, ठीक है। 1976 के बाद, डेथ माओ जेडोंग के बाद, चाइना की पॉलिसी बहुत कम आइडियोलॉजिक बची थी, यानी लोग प्रोग्रेसिव हो रहे थे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंडमार्क इंप्रूवमेंट इन द इंडो चाइना रिलेशन। अब इसमें से कुछ ऐसा कोई स्टेटमेंट है जो इंडो चाइना रिलेशन को लेके हम एक लैंडमार्क इंप्रूवमेंट बता सकते हैं। तो पहला है ऑप्शन, विजिट ऑफ राहुल गांधी टू चाइना इन 1982, विजिट ऑफ राजीव गांधी इन चाइना इन 1988, विजिट ऑफ माओ जेडोंग इन टू इंडिया इन 2001, नन ऑफ देम। तो देखो, इसमें से राहुल गांधी 1992 में कहीं थे नहीं, इनका कोई पोजीशन था नहीं, ठीक है, ये गलत हो गया। अभी मैंने बताया कि माओ जेडोंग जो थे वो, इनकी डेथ हो गई थी 1976 में, तो इनका भी ये गलत हो गया, और नन ऑफ देम होगा नहीं। तो राजीव गांधी जो थे, ये 1988 में चाइना गए थे, तो और इन्हीं का जो विजिट था ना चाइना में, इसको लैंडमार्क इम्प्रूवमेंट कंसिडर किया जाता है इंडो चाइना रिलेशन में, ठीक है। देखो, आसियान रीजनल फोरम, जैसा कि मैंने बताया, जो 1994 में इस्टेब्लिश किया गया था, इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरी आउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ ट्रेड एंड फाइनेंस। इसके थ्रू ट्रेड और फाइनेंस का कम्युनिकेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, नहीं। फ्रेंडशिप एंड सॉलिडेरिटी का, बिल्कुल नहीं। सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी का इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी पे कोऑर्डिनेशन बनता है सारे नेशन में, आसियान रीजनल फोरम में, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव नॉट एक्सेप्टेड यूरो एज देयर कॉमन करेंसी, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि यूरोपियन यूनियन जो है, इसकी एक करेंसी है जिसका नाम EURO, यूरो है, ठीक है। तो जो यूरोपियन यूनियन की जितनी सारी कंट्रीज़ हैं, वो इसको अपनी कंट्री मानती हैं, इसको अपनी यूरो को अपनी करेंसी मानती हैं। बट कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन की जो इसको अपना मतलब करेंसी नहीं मानती हैं। तो इसमें से कौन से कंट्रीज़ हैं? तो इसमें से डेनमार्क और स्वीडन जो है यूरोपियन यूनियन का तो पार्ट है, लेकिन यूरो को ऐसा करेंसी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और जो ब्रिटेन था, जो सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्ग वो था इसका यूरोपियन यूनियन का जो नेशन था, उसने 2016 में एग्जिट कर दिया, ठीक है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, अब यहाँ से शॉर्ट आंसर स्टार्ट होंगे 2-2 नंबर के। इसका फ़ोन वो चेंज करना पड़ेगा वरना चलेगा नहीं यहाँ पे। एनालाइज द टू डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना विच लीड टू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इन 1962। अब देखो, 1962 में इंडिया और चाइना के बीच वॉर हुआ था, ठीक है। तो ऐसे आपको 2 रीज़न बताने हैं जिसकी वजह से ये वॉर स्टार्ट हुई थी। पहला रीज़न आप लिख सकते हो इसमें कि 1950s में चाइना ने कैप्चर्ड कर लिया था, तिब्बत, ठीक है। अब देखो, चाइना ने जब तिब्बत को कैप्चर, अभी तक मतलब 1947 से पहले, यानी 1950 से पहले चाइना का कोई भी बॉर्डर हमारे एरिया से वो नहीं लगता था। मतलब हमारा और चाइना का बॉर्डर डायरेक्ट नहीं था, हमारे और चाइना के बीच में तिब्बत आता था, ठीक है। तो 1950s में चाइना ने तिब्बत को कैप्चर कर लिया, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा और उसका बॉर्डर लगने लगा, और उसी वजह से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है। दूसरा रीज़न आप इसमें दे सकते हो कि 1962 के अराउंड चाइना क्लेम्ड मैनी रीजन ऑफ इंडिया एज देयर पार्ट, ठीक है। 1962 में चाइना ने बहुत सारे अपने जो हमारे देश के टुकड़ा वो हैं पार्ट है, उसको अपना बताने लगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश को हमेशा बताता है, लद्दाख को बताता है, तो ऐसे बहुत सारे स्टेट, सिक्किम को बताता है। तो इसी तरह ये 2 रीज़न आप लिख सकते हो कि चाइना ने और इंडिया का वॉर क्यों हुआ था हमारे 1962 में, ठीक है।
ये तो सेम क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। असेस द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको जो यूरोपियन यूनियन है उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को बताना है कि यूरोपियन यूनियन इकोनॉमी के हिसाब से कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें पहला ही लिख सकते हो कि जो सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है ये यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है, यानी जो यूरोपियन यूनियन में पता नहीं 29 या 30 कंट्रीज हैं, उन सब का मिला के सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है यूएस के बाद। ठीक है। दूसरा, जो इनका करेंसी है यूरो पोसेस थ्रेट टू डॉलर को टक्कर देता है यूरो। ठीक है। अब आप इसमें देखोगे तो शेयर वर्ल्ड ट्रेड में शेयर इसका फर्स्ट है। ठीक है। शेयर ऑफ ट्रेड इज लार्जेस्ट। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड में सबसे ज़्यादा शेयर कौन सा है, यानी वर्ल्ड ट्रेड जो भी होता है उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, यूरोपियन यूनियन करता है। ठीक है। चौथा आप देखोगे तो बताओगे WTO में इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इम्पोर्टेंट मेंबर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है ये। UN का भी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है ये। अपनी इकोनॉमिक पावर की वजह से जो भी इसके कंट्रीज़ हैं जो इसे मींस दुश्मनी रखते हैं वो भी अपनी इकोनॉमिक पावर से उनको दबा के रखता है। ठीक है। ये सब आप लिख सकते हो। और इसका जो मॉडल आंसर है कि इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, कैसे लिख सकते हो आप, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे नीचे शाम तक अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि एनालाइज द रोल ऑफ यूरोपियन यूनियन एज अ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब इसमें आपको जो यूरोपियन यूनियन है इसके जो इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हैं और मिलिट्री इन्फ्लुएंस हैं, इन सब को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने अभी इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस इसका वो किया, ऐसे ही आपको पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है उसको वो करना पड़ेगा, इसमें मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि इसका जो एक नेशन है फ्रांस, जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, वो UN में परमानेंट सीट लेके बैठा है। ठीक है। और US की पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, ये इतने बड़े बड़े स्टेट हैं, इनके पास इतने पैसे हैं। तो ऐसे ही आप इसको वो करोगे और इसका मॉडल आंसर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अभी अपलोड कर दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान के जो 3 ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको बताने हैं। इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ऑब्जेक्टिव आसियान के इस्टेब्लिशमेंट का पहला ये था कि इकॉनमी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया था, जब ये सारे देश कॉलोनी से आज़ाद हुए थे, यानी जो पहले जैसे हमारा इंडिया कॉलोनी था ब्रिटेन का, ऐसे ये सारे स्टेट भी कॉलोनीज थे। तो जब ये सब आज़ाद हुए ना तो इनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, तो इनको एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी जिसके थ्रू ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके अपनी इकॉनमी को और अच्छा कर पाए। तो इसके लिए पहला इसका ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है। ठीक है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था कि सोशल प्रोग्रेस होना चाहिए, कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट रीजनल पीस, जो रीजनल पीस होना चाहिए, यानी जो शांति बनी रहे इस रीजन में, आसियान के रीजन में, ये था। चौथा इसका जो मींस और देशों को अपने साथ जोड़ के जो आसियान है इसको और मजबूत किया जाए, और ये इन्होंने किया क्योंकि वियतनाम को, म्यांमार को इसको इन्होंने ज्वाइन किया एंड में, और अपने आसियान को और मजबूत किया इन्होंने। ठीक है। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, आसियान के बारे में पहले इंट्रोड्यूस करोगे, फिर उसके बारे में ये ऐसा लिख सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूरोपियन यूनियन फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंग पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ब्लॉक। ठीक है। देखो इसमें आपको क्या करना है, पहला कि जैसे कि मैंने बताया मार्शल प्लान के अंडर US ने बहुत ज़्यादा इसको यूरोपियन कंट्रीज़ को एड प्रोवाइड करी थी ताकि वो उनकी जो इकॉनमी है वो रिवाइव कर पाए। ठीक है। तो उसके बाद वहीं पे ऑर्गेनाइजेशन जो OEEC
इस्टेब्लिश किया गया, फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इस्टेब्लिश की गई ताकि और अच्छे से इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप किया जा सके। तो पहले ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बना था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसकी धीरे धीरे इसका एक पार्लियामेंट बनने लगा। ठीक है, ये कैसे शिफ्ट हो गया एक इकोनॉमिकल पावर से पॉलिटिकल पावर में, इसको आपको यहाँ पे वो करना था। ठीक है, इसने कैसे अपनी एक करेंसी बना ली। ठीक है, इसने अपनी करेंसी बनाई, फिर एक ऐसा मीन्स स्टार्ट किया कि हमारा एक फ्लैग हो, फ्लैग तो है ही है बंदा। ठीक है, एंथम हो जाए अपना, सब कुछ था। ठीक है, फिर इसने धीरे धीरे अपने मिलिट्री को एक्सपेंड किया, फिर इसने अपने पॉलिटिकल पावर को एक्सपेंड किया। तो यही सब आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। इसका मॉडल आंसर भी मैं अभी दे दूंगा, ठीक है, नीचे कुछ टाइम में। क्वेश्चन नंबर 27 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है, हाउ डिड द यूरोपियन कंट्रीज रिजॉल्व देयर पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रॉब्लम, ब्रीफली आउटलाइन द अटेम्प्ट टू लीड द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, कैसे यूरोपियन कंट्रीज जो थी उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो उनका नुकसान हुआ था, कैसे उन्होंने उसको रिवाइव किया, बचे उससे, और कैसे कैसे धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ। तो इसमें भी सेम आप वही लिखोगे, मार्शल प्लान के बारे में पहले लिखोगे। ठीक है, कि मार्शल प्लान क्या था, उसके अंदर में यूएस ने क्या क्या फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करी थी, फिर उसके बाद OEEC का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, फिर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, फिर काउंसिल ऑफ यूरोप बना ताकि पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन बन सके। ऐसे ही आपको इसमें भी वैसे ही सेम टू सेम डिटेल लिखना था। ठीक है, देखो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, लेकिन क्वेश्चन के वर्ड को घुमा दे रहा है, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपने ही नॉलेज पे, आपने जो पढ़ा है उसी पे रहना है। क्वेश्चन एक ही बात पूछ रहा है, लेकिन आपको बार बार घुमाएगा वो, तो आपने जो पढ़ा है आप वही लिख के आना, छोड़ना मत क्वेश्चन बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में पूछ रहा है, द नेम द पिलर एड ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान कम्युनिटी। आसियान कम्युनिटी यानी जो तीन आसियान जो था, आसियान ने 3 कम्युनिटी इस्टेब्लिश की थी। पहली कम्युनिटी थी आसियान ASEAN आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। दूसरी थी आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, और तीसरी थी आसियान सोशल इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, ये 3 आसियान के जो ऑब्जेक्टिव कम्युनिटी थी। ठीक है, इसमें सिक्योरिटी को लेके कैसे आपको आगे बढ़ना है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करनी है, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हो, इन सब को आपको बताया गया था। जैसे आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी में ARF यानी आसियान रीजनल फोरम बनाया गया था, जिसके थ्रू आप फॉरेन पॉलिसी और जो सिक्योरिटी है वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर पाओ। आसियान इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है, FTA बनाया गया था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कौन से देश से हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहिए, ये बनाया गया था। ठीक है, सोशल एंड कल्चरल में भी बनाया गया था। तो ऐसे करके इसको आपको एक्सप्लेन करना था, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सपेंड करके पहले आसियान के बारे में बताना था, आसियान को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, फिर उसके बाद आपको ये 3 लिखना था। क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें डालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है कितने क्वेश्चन अभी बचे हैं? ठीक है, 2 क्वेश्चन बचे हैं अभी। तो आइडेंटिफाई द कंटिन्यूस इशूज़ बिटवीन चाइना एंड इंडिया। जो चाइना और इंडिया के बीच में कंटिन्यूस इशूज़ हैं उसको आपको हाईलाइट करना है। हाउ कुड दिस बी रिजॉल्व फॉर अ ग्रेट कॉपरेशन। ठीक है, गिव योर सजेशन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे सजेशन देने हैं। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे। पहला, जो इंडिया और चाइना के बीच कुछ इशूज़ हैं उसको आपको हाईलाइट करना है, जैसे बॉर्डर इशू हैं, पहला हो गया। ठीक है, दूसरा कि किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, किसकी पकड़ ज़्यादा है, इस पर वो इश्यूज़ बने रहते हैं। ठीक है, तीसरा फॉरेन पॉलिसीज़ पे हमेशा बना रहता है कि इंडिया जो कहता है वो चाइना भड़क जाता है, तो ऐसा इसको आप बना के लिखना था। ठीक है, अब ये इसको कैसे रिजॉल्व करना है ये आपको बताना था अपने हिसाब से। ठीक है, आपको सजेशन देना है, आप अपने हिसाब से दे सकते हो, इसमें आपके ऊपर ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया? ओह सॉरी, वो क्वेश्चन नंबर 30 था। सॉरी। देखो अब क्वेश्चन नंबर 29 अभी सॉल्व कर लेते हैं। द इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ चाइना एंड इंडिया हैव ग्रेट पोटेंशियल टू चैलेंज द यूनिपोलर वर्ल्ड। अभी जो इस टाइम पे यूनिपोलर वर्ल्ड हम बोलते हैं कि बस US बचा हुआ है। ठीक है, तो चाइना और इंडिया के अंदर ये पोटेंशियल है कि हम इसको चैलेंज कर सके कि हमारे अंदर भी पावर है। ठीक है, बिल्कुल
डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? अगर हाँ तो आप इसकी उसमें यानी इसके सपोर्ट में अपने आर्ग्यूमेंट बताओ कि क्यों हम इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि इसके जो आंसर मैं बताऊंगा वही सही होगा, आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हो, वो भी सही होता है। ये कोई मैथ सब्जेक्ट नहीं है कि मैथ में एग्जैक्ट आंसर सबका आना चाहिए। ये ह्यूमैनिटीज़ है, आप इसकी खूबसूरती यही है कि सबके पास अपना दिमाग है, सब अपना दिमाग लगा के आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका जो मॉडल आंसर है कि एक बेसिक आंसर क्या होना चाहिए, क्या क्या आपको कवर करना चाहिए, वो मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना करना भूलना आप। ठीक है, क्योंकि आपको आने वाले टाइम पे को जो भी गवर्नमेंट जॉब है वो उसकी नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।